Students, I am Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Quantum Chemistry, and in this series today we will continue from Compton effect. Today we will continue photoelectric effect. प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है यह आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, कल हमने क्वांटम मैकेनिक्स में कृष्णिका विकिरण का अध्ययन किया था और कृष्णिका विकिरण के अध्ययन करने के साथ साथ हमने उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं वो पढ़े थे। स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, ल्यूमर प्रिंगशिम का नियम, वीन का नियम, रेले और जीन्स का नियम, प्लैंक विकिरण नियम और प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। इसमें सन 1887 में हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया कि जब धातु की प्लेट पर कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश विकिरण मतलब विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेज अगर हम उस पर आपतित करते हैं तो धातु से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और यह एक ऋण आवेशित जस्ते की प्लेट पर जब पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं तो वह उदासीन हो जाती है। इसका कारण यह है कि विकिरण पड़ने से जस्ते की प्लेट द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर के धन आवेश को ग्रहण कर लेना है। अब इसी सीरीज में थॉमसन ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि धातु की स्वच्छ प्लेट पर जब विशिष्ट तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल अगर हम आपतित करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस प्रयोग को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश मतलब फोटोन, उसके द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, धातु की प्लेट दिखाई गई है, उस पर हम लाइट आपतित कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं और चूँकि फोटोन के धातु की सतह से टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है उसके संबंध में अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं जो कि इस प्रकार हैं कि धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति और धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी विशेष धातु के लिए किसी विशेष आवृत्ति का प्रकाश आवश्यक होता है। जैसे कि दृश्य प्रकाश के द्वारा पोटेशियम में से तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो सकते हैं लेकिन जिंक की प्लेट में से नहीं हो सकते हैं। अब इसी तरह से धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो तात्क्षणिक होता है और इससे ये हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संचय नहीं होती है। उचित ऊर्जा युक्त प्रत्येक फोटोन धातु से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर सकता है या निकाल सकता है। इसके बाद किसी इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, यानी हम उसे कह सकते हैं कि उत्पन्न धारा की जो सामर्थ्य होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसी तरह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है या तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा का जो मान है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसके अनुसार लाल किरणों के द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो पराबैंगनी किरणों के द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम होती है यदि धातु दोनों प्रकार की किरणों के लिए समान रूप से सुग्राही हो। अब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण देंगे कि जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पर एक धातु की प्लेट लिए, मेटल सरफेस लिए, उस पर हम फोटोन को आपतित कर रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल भी रहा है धातु की सतह से, प्लस उसको गति भी प्राप्त हो रही है और उसकी गतिज ऊर्जा का मान है E=12mv²। तो अब जो चिर सम्मित जो प्रकाश का चिर सम्मित विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो है उसके द्वारा हम इस वाले प्रयोगों को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आइंस्टीन ने प्लैंक के द्वारा प्रदत्त विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। आइंस्टीन ने बताया कि विकिरण में क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी h होती है, उन्हें हम क्वांटम या पैकेट्स कह सकते हैं और पैकेट्स को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और उसके अनुसार जब फोटोन किसी पदार्थ पर पड़ता है तो अपनी ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है और धातु के जो भीतर इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फोटोन का अवशोषण कर लेता है और जो ऊर्जा है, जो फोटोन के द्वारा अवशोषित ऊर्जा है वो दो कार्य करती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से बाहर निकालने के लिए, मतलब उसकी सतह से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं
वर्क फंक्शन या कार्यफलन के द्वारा। और धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है और उस न्यूनतम कार्य को हम कहते हैं कार्यफलन और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W0 से। बाकी ऊर्जा जो है वो पदार्थ को इलेक्ट्रॉन की सतह से बाहर निकलने के बाद उसको गति प्रदान करने के लिए देते हैं और उसकी जो गति होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 12mv²। इसका मतलब जो फोटोन की एनर्जी है hν वो दो भागों में डिवाइड होगी, एक तो W0 में प्लस 12mv² में। यहाँ पर v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, और m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और जो W0 होता है वो हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह फोटोन पर निर्भर नहीं करता है। यदि फोटोन में जो ऊर्जा है hν वो हम परिवर्तित करें तो इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से बाहर निकालने के पश्चात v परिवर्तित होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही हम एनर्जी चेंज कर, और जो W0 है वो न्यूनतम एनर्जी होती है जो कि पदार्थ को उस सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, इसे हम इसको दहली ऊर्जा या फिर थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। अब किसी भी धातु की प्लेट में इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए ऊर्जा के न्यूनतम मान को उस धातु की दहली ऊर्जा भी कहते हैं और दहली ऊर्जा कहते हैं। और जो न्यूनतम आवृत्ति होती है ν0, उससे कम आवृत्ति के द्वारा हम फोटोन के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसे दहली आवृत्ति भी कहते हैं। और जो दहली ऊर्जा, दहली आवृत्ति, ये सब धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। दहली आवृत्ति का जो फोटोन है उसको प्रयुक्त करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर hν0 बराबर W0 के बराबर होता है, क्योंकि hν0 वो एनर्जी है जो कि पदार्थ को की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सक्षम है, इसलिए वो वर्क फंक्शन का कार्य करती है। वो पदार्थ को काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ 0 होती है। इसलिए W0 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं hν0 से। अतः हम फॉर्मूले में W0 की जगह hν0 भी लिख सकते हैं। और हम अगर यहाँ पर 12mv² मतलब गतिज ऊर्जा का मान निकालें तो हम लिख सकते हैं hν - ν0। तो आइंस्टीन की इस इक्वेशन को हम आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। और यदि जो आपतित फोटोन है उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकलने की ऊर्जा से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। मतलब फोटोन जो है उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो कम से कम इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकाल सके, भले ही उसको गतिज ऊर्जा नहीं प्रदान करे, लेकिन इतनी एनर्जी का फोटोन तो होना चाहिए जो कि उसको सतह से बाहर निकाल सके, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है। अब हम जो है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को मूलिकन ने सत्यापित किया और मूलिकन को उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में एक ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, जो कि इस ग्राफ में दिखाई जा रही है। अब इस रेखा को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये एक्स अक्ष को जहाँ काटती है वो आवृत्ति ν0 जो है, जिसको कि हम कह सकते हैं W0/h, उसका मान छोटा होता है। इस रेखा का मान tan θ = h प्लैंक के समान है। मूलिकन ने h का मान निकाला और h का मान जो है 6.55 10⁻⁻27 प्राप्त हुआ, जो कि h के वास्तविक मान के नज़दीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्यफलन और आयनन विभव क्या होता है। किसी भी धातु की सतह से अगर इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं हम, तो जो न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ रही है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। और जब किसी विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं तो जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हमें पता है, हम उसे आयनन विभव कहते हैं। तो कार्यफलन का जो मान होता है वो आयनन विभव से कम होता है और इस प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति और उससे संबंधित ऊर्जा के क्वांटीकृत होने की पुष्टि होती है। तो उपयुक्त प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो उपयोग है वो प्रकाश विद्युत सेल को बनाने में प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार के जो सेट हैं वो टेलीविज़न सेट या स्वचालित दरवाजे या चोरों के लिए जो अलार्म लगाते हैं या स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल करते हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में भी काम आते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिटेल में प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी की। उसके बाद इसी क्वांटम मैकेनिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स या ठोसों की ऊष्माधारिता क्या होती है। अब इसके अंतर्गत कई तत्व जैसे कि ठोस जो है तत्व, उसकी विशिष्ट ऊष्मा और उसके परमाणु भार का जो गुणनफल है वो लगभग स्थिर होता है। यह ड्यूलोंग और पेटिट ने बताया था कि जो विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार है उसका जो गुणनफल है वो कांस्टेंट होता है। वो 6 कैलोरी, कई तत्वों के लिए कांस्टेंट होता है, 6 कैलोरी पर मोल ग्राम परमाणु पर ग्राम एटम के बराबर होता है। अर्थात परमाणु की जो ऊष्माधारता होती है वो 6 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम परमाणु होती है और इस ऊर्जा के समविभाजन के सिद्धांत के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं। और हम ये मानते हैं कि जो मोनो एटॉमिक सॉलिड है
उसके लिए कंपन विधाओं की जो स्वतंत्रता की कोटि की संख्या होती है वो प्रति परमाणु हमें पता है 3 होती है, और 1 ग्राम परमाणु में कुल कंपन विधाओं की जो संख्या होगी वो होगी 3n, और जहाँ पर n क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। ऊर्जा के जो समविभाजन का सिद्धांत होता है उसके अनुसार प्रति कंपन विधा ऊर्जा का मान kT होता है, और 3n के लिए हम लिख सकते हैं 3n kT, और n के इज इक्वस टू r है तो हम लिख सकते हैं 3RT। और हमें पता है कि CV इज इक्वस टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है। और ड्यूलोंग और पेटिट के अनुसार एक अणुक जो ठोस है उसके लिए ऊष्माधारिता का मान 3R यानी 6 के बराबर होता है। लेकिन ड्यूलोंग और पेटिट का जो नियम है वो कई जगह असफल रहता है। इसका कारण ये है कि जो ऊष्माधारिता है वो तापक्रम के साथ प्रभावित होती है, और उसका जो प्रायोगिक रूप से ऊष्माधारिता का जो यह मान उच्च ताप पर पाया जाता है। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अनुसार जो एकाणक अणु के लिए ऊष्मागतिकी का जो मान होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि यह प्रायोगिक सत्य नहीं है, क्योंकि ये देखा जाता है कि ऊष्माधारिता का जो तापक्रम के साथ कम होने पर घटता रहता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि लेड, कॉपर, सिलिकॉन और कार्बन की जो ऊष्माधारिता है वो ताप के परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये जो चेंजेस हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। ठोसों की जो ऊष्माधारिता का तापक्रम के साथ परिवर्तन को समझाने के लिए आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का ही उपयोग किया। तो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हो, चाहे हम ये हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, चाहे हम कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे, सभी जो है सभी में आइंस्टीन के ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया है। और उन्होंने माना है कि जो ठोस में जो ऑसिलेटर होते हैं जिनकी कंपन ऊर्जा होती है वो कम से कम ऊर्जा का बहुसमाकलन होती है। हम कह सकते हैं कि E इज इक्वस टू एन एप्सिलॉन या और न्यू इज इक्वस टू एन न्यू जीरो एंड एप्सिलॉन इज इक्वस टू एच न्यू। अब किसी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी कंपन ऊर्जा बढ़ती है, और कंपन करते हुए परमाणु की जो ऊर्जा है वो लगातार नहीं बढ़े, इसलिए क्वांटीकृत रूप में बढ़ती है, जैसे कि एप्सिलॉन है, 2 एप्सिलॉन है, 3 एप्सिलॉन है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं E बार इज इक्वस टू एप्सिलॉन अपॉन E की पावर एप्सिलॉन अपॉन KT, या हम लिख सकते हैं H न्यू जीरो अपॉन E की पावर H न्यू जीरो अपॉन KT माइनस 1। और जो ठोसों की मोलर एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वस टू N इंटू 3E बार, या हम लिख सकते हैं N इंटू 3E बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे H न्यू जीरो अपॉन E की पावर H न्यू जीरो अपॉन KT माइनस 1। अब हमें CV चाहिए, क्योंकि हमें ठोसों की ऊष्माधारिता चाहिए, इसलिए हम उपरोक्त E का डिफ्रेंशिएशन करेंगे T के सापेक्ष और V को कांस्टेंट रखते हुए। तो हम लिख सकते हैं 3NK H न्यू जीरो अपॉन KT होल स्क्वायर E की पावर माइनस H न्यू जीरो अपॉन KT माइनस 1 अपॉन E की पावर H न्यू जीरो अपॉन KT माइनस 1 का होल स्क्वायर। और हम यह माने कि H न्यू जीरो इज मच मच ग्रेटर देन KT एंड E की पावर H न्यू जीरो अपॉन KT इज ऑल्सो मच मच ग्रेटर देन 1। तो हम CV को हम रिड्यूस करके फॉर्मूला लिख सकते हैं 3NK H न्यू जीरो अपॉन KT का होल स्क्वायर E की पावर माइनस H न्यू जीरो अपॉन KT, और इसको हम लिख सकते हैं CV इज इक्वस टू 3NK या फिर 3R। क्यों? क्योंकि बहुत उच्च ताप पर H न्यू जीरो अपॉन KT का मान बहुत कम होता है। अब हम CV का मान जो है यहाँ पर CV की जो वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करें अगर N का मान डाल के, और R का मान डालें 3 इंटू R की वैल्यू है वो जूल कैलोरी में R की वैल्यू 1.98 सब्स्टिट्यूट करें तो CV की वैल्यू 5.94 के बराबर आती है। इसका मतलब जो ड्यूलोंग और पेटेट ने बताया था कि इसका नाम 6 होता है, इसका वैल्यू वो बिल्कुल सही है। तो डेबाई सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्रिस्टल के समस्त कण जो है वो समान आवृत्ति से कंपन नहीं करते। N परमाणु रखने वाले जो तंत्र की ऊर्जा होती है वो होती है E इज इक्वस टू 9N अपॉन न्यू क्यूब M, 0 से न्यू M H न्यू जीरो अपॉन H की पावर न्यू जीरो अपॉन KT माइनस 1 प्लस H न्यू जीरो अपॉन 2 ब्रैकेट उसके बाद न्यू जीरो स्क्वायर डी न्यू। और यहाँ पर न्यू क्या है? तंत्र की आवृत्ति है। न्यू M जो है वो अभिलाक्षणिक आवृत्ति है। और E का जो मान है CV इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T V में रखते हैं तो हमें दो कंडीशंस मिलती हैं। फर्स्ट, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो CV इक्वल टू 3R, और जब टेम्परेचर 0 हो तो CV इज़ प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। और निम्न ताप में ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है परम ताप के जो 3 घात के साथ बदलती है, और परम शून्य ताप पर यह शून्य हो जाती है, जिसे कि Debye-T3 रूल कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है?
आज हमने पढ़ा है ठोसों की ऊष्माधारिता और दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव। दोनों ही क्वांटम सिद्धांत उसमें प्रकाश के जो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटम इफेक्ट। थैंक यू।